भू कानून का सवाल अब आंदोलन में बदलता नजर आ रहा है, लेकिन मेरे साथ फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं मनोज रावत जी हैं, केदारनाथ के पूर्व विधायक। और इस पूरे आंदोलन में एक अहम एनेक्डोट इसलिए है क्योंकि विधानसभा में एकमात्र विधायक थे जिन्होंने तब विरोध किया था जब भू कानून पतले किए जा रहे थे। दादा, आज ये एक आंदोलन का स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि विधानसभा में जिस दिन इस कानून पर बात हो रही थी उस दिन उसके मिनट्स मैंने देखे हैं विधानसभा की उस दिन की कार्रवाई के, जिसमें प्रकाश पंत और बाकी तमाम लोग जब भाजपा उस कानून को डाइल्यूट कर रही थी तो आप एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया। आज ये इस स्वरूप में बदलता नजर आ रहा है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, ये वही स्थिति हो गई जिसको कहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। और जो भू कानून की बात मैं देख रहा हूँ कि इस आंदोलन में बहुत छोटी बच्चियां भी 16-17 साल की बच्चियां भी आई हैं और बूढ़े आदमी भी आए हैं। मतलब पार्टी लाइन से हट करके, पेशों से हट करके, विचारधारा से हट करके, उम्र के बंधन को तोड़ करके जो लोग आए हैं, तो ये तय है कि इन लोगों ने समझ लिया है कि अब इनके हाथ पर कुछ नहीं रह गया, सब कुछ बिक रहा है या बिक चुका है। जो आप उस दिन की बात कर रहे हैं, देखिए भू कानून की बात जो भी बच्चे कर रहे हैं हमारे, उनको ये समझना चाहिए कि भू कानून कोई भी राज्य अपने काश्तकारों की, और काश्तकार हमेशा मूल निवासी होता है, जो किसान होता है वो मूल निवासी होता है, उसकी जमीन को बचाने के लिए उनके राज्यों के जो भी भू कानून रहते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश ब्रैकेट में उत्तरांचल या उत्तराखंड भू विनाश अधिनियम जो है, जमींदारी एबोलिशन एक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो कानून लागू है। तो उनकी धाराओं में ये प्रावधान किए रहते हैं कि ताकि किसानों की जमीन आसानी से न बिक सके, यानी खेती का रकबा, राज्य का खेती का क्षेत्रफल बचा रहे। लेकिन ये बड़े ताजुब की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि पर्वतीय राज्य की कल्पना के साथ जो राज्य बना वो देश का, देखिए पहले तो ये हम मान रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्र एकमात्र जम्मू कश्मीर से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक के एकमात्र पर्वतीय राज्य है कि जहां पर जमीन को खुले रूप से खरीदा जा सकता है। लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पूरे देश के राज्यों के भू कानूनों का अध्ययन करेंगे तो 6 अक्टूबर 18 जिस दिन ये दो प्रस्ताव आए, इस अधिनियम की 2 धाराओं में 143 और 154 में परिवर्तन के, उसके बाद उत्तराखंड के किसी भी इलाके में वो हम चीन से लगा हुआ नीतीमाणा, हमारा मिलम मुंशियारी, जौहार और हमारा उधम सिंह नगर हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे हरिद्वार का कोई गांव हो, उसमें कोई भी अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे तालिबान का शासन है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान की भी कंपनी आकर के औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कितनी भी मात्रा में कृषि भूमि खरीद सकती है। और अगर खरीदने के बाद वो कंपनी वहां उद्योग न लगाए, पहले इसी कानून में ये भी प्रावधान था, ये तो काम कर गए थे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की भाजपा सरकार, लेकिन हमारे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी जो पुष्कर धामी जी हैं, उनकी सरकार एक और क्लॉज लाई है कि अगर वो उद्योग नहीं लगे, पहले सरकार में निहित हो जाती थी जमीन, अब वो सरकार में भी निहित नहीं होगी, उसका मालिकाना हक उन्हीं के पास रहेगा। यानी आप सरकार को ठगा करके औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कितनी भी भूमि लीजिए और फिर उसको अपने नाम पर कर लीजिए। अब औद्योगिक प्रयोजन साहब, और आप कहेंगे साहब उद्योग लग रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि करोड़ों का अरबों का निवेश रह रहा है, उद्योग के नाम पर, उद्योग की परिभाषा इतनी बड़ी कर दी है, उद्योग में आपका उद्योग तो आ ही जाते थे, हेल्थ सेक्टर आ गया आपका, पूरे हॉस्पिटल आप बना सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, आप उद्यान लगा सकते हैं, आप कृषि लगा सकते हैं, तो इसके बाद बचा ही क्या है? तो मेरा ये कहना है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि भू कानून लाएं, उनको ये बात करनी चाहिए साहब, भू कानून लाएं न लाएं, 6 अक्टूबर 18 से पहले जो स्थिति थी उसको लागू करें, और जिन्होंने जमीन की अनियंत्रित खरीद फरोख्त कृषि भूमि की है, उनकी जमीनों को फिर से राज्य सरकार में निहित करने वाला कानून लाएं, और जो नया कानून लाएं उस कानून को 6 अक्टूबर 18 से पहले लागू करें। हमने कोशिश करी, देखिए जब सरकार कुछ नहीं हुआ उसके बाद हम 21 में हम प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए उसमें, न केवल हमने वहां पर उन कानूनों का विरोध नहीं किया, बल्कि 21 में भी हम प्राइवेट मेंबर बिल ला करके हमने
कोशिश करी कि हम सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोगों को उद्वेलित करें। 6 अक्टूबर 18 का मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि उस दिन न तो उसके दूसरे दिन कोई अखबार में खबर छपी और न बुद्धिजीवियों ने उस पर चर्चा करी। मतलब राज्य में कोई चर्चा उस पर नहीं हुई। सिर्फ एक शेखर पाठक जी ने एक पोस्ट लिखी कुछ दिन के बाद, और जब उन्होंने लिखा कि कोई नहीं बोला तो मैंने उस पोस्ट का जवाब लिखा। तो ये थोड़ा सा कष्टदायी मुझे लगा कि हम इतनी देर में चैतन्य हो रहे हैं कि जब हमारी आधी से अधिक भूमि बिक गई। और मैं आपको उदाहरण दूंगा कि इस उत्तराखंड में जो खुलेआम लूट मची है, जॉर्ज एवरेस्ट जैसी प्रॉपर्टी जो उत्तराखंड की प्राइम लोकेशन है, वो 1 करोड़ रुपया साल के में नीलाम करी है। और ये भी गजब राज्य है, अन्य राज्यों में ये काम अधिकारी करते हैं, इस राज्य में राज्य की कैबिनेट ने मिलकर के नीलामी की। तो मुझे लग रहा है कि इन बच्चों को, आज मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लोग टूरिज्म सेक्टर के लड़के आए हैं, क्योंकि वो न तो राफ्टिंग कैंप चला पा रहे हैं, हिमालय के क्षेत्र में एक हाईकोर्ट के निर्णय के एक बिंदु के कारण उनके कैंप लग नहीं पा रहे हैं, उनकी महंगी जमीनें, उनकी जो जमीनें पोस्ट लोकेशन उनके गांव के आसपास के बाहर के लोगों ने खरीद ली है। तो अब वो समझ गए हैं कि अब कहीं उनका इस उत्तराखंड में कुछ नहीं है, इसलिए ये जन भावनाओं की अभिव्यक्ति मैं इस आंदोलन को समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ये बात करने के लिए। तो ये थे कुछ तकनीकी पहलू कि भू कानून का जो सवाल है वो कानूनी रूप से किन बदलावों से होते हुए स्थितियां यहाँ तक पहुंची हैं कि ये मांग अब एक आंदोलन में बदल चुकी है।